नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी आपकी अब अंतिम चरण में होगी। आज के इस सेशन में, क्योंकि मैंने 2 दिन पूर्व मैंने बोला था कि आपको मैं करंट अफेयर्स ईयरली रिवीजन उपलब्ध कराने वाला हूँ, और ये जो ईयरली रिवीजन होगा ये 2 फॉर्मेट पे होगा। 2 फॉर्मेट इसके होंगे। पहला फॉर्मेट होगा कि यहाँ पे टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे, और दूसरा फॉर्मेट होगा कि हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। तो दोनों फॉर्मेट पर ये आपको देखने को मिल रहा है। और रविवार को, इसी रविवार को इसी करंट अफेयर्स पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। रविवार तक जितना भी हम कवर करेंगे उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिवीजन होता रहेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सेशन में कहीं भी कोई कमी दिखती है तो वो बताइएगा। सेशन कैसा लगता है, आज पहला सेशन है इसको लेकर के, तो प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अभी तक जो यूट्यूब पर आप देखते आए हैं, विभिन्न संस्थानों को देखते आए हैं, थोड़ा सा उससे अलग है। थोड़ा आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि लगभग 50 से 60% उससे अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यदि अच्छा लगता है तो बताइएगा। और जो मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें मुख्य परीक्षा में लिखना है, और जब हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक घटना को दूसरे से हम लिंक करते हैं, और वही लिंकिंग का तरीका हमें सीखना है जिससे हम अपनी परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। कहाँ पे? मेंस में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यदि हम सिर्फ प्रश्न देख के 4 विकल्प देख लिया हमने, किसी एक पर टिक कर दिया, इस तरह से रट रहे हैं, तो वो बेहतर तरीका मेरे नज़र में नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है एक सैन्य अभ्यास से संबंधित, और इस सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। देखो, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो उसको लेकर आपत्ति नहीं करनी है, आप हिंदी में डेजर्ट साइक्लोन लिख सकते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक एक सैन्य अभ्यास की बात हो रही है। और आपको बता दें कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक ये जो अभ्यास था, इसका पहला संस्करण, मतलब ये अभ्यास पहली बार आयोजित किया जा रहा है, नया सैन्य अभ्यास है, पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया। किन 2 देशों के मध्य? पहला देश है इंडिया, दूसरा देश है यूएई। मतलब भारत और यूएई के बीच आयोजित होने वाला ये एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा आप, कि जब हम सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो उस देश के साथ यदि कोई और अन्य सैन्य अभ्यास भी होता है तो उसको भी हमें नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कोई और सैन्य अभ्यास हम यूएई के साथ करते हैं। तो जी हाँ, एक सैन्य अभ्यास और है जिसका नाम है जायद तलवार। याद रखिएगा, जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास भी हम यूएई के साथ करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब क्योंकि हम खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं, और खाड़ी देशों में एक देश आता है ओमान। ठीक है। और ओमान देश जो है, ये इस महीने जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि FIH हॉकी, याद रखिएगा, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024, अभी समझाता हूँ ये क्या है। विश्व कप 2024, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का जो पहला संस्करण होगा, महिलाओं और पुरुषों का जो पहला संस्करण होगा, ये आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? ओमान में आयोजित किया जा रहा है। और याद रखिएगा, ये 5S क्या है? नॉर्मल हॉकी में होते हैं 11 प्लेयर, लेकिन इस मुकाबले में केवल 5 प्लेयर होंगे, और ये पहला संस्करण आयोजित होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे ओमान में आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ जब हम खेल घटनाक्रम की बात कर रहे हैं तो 1 से 2 फैक्ट यहीं पे और देख लेते हैं। जैसे 2023 में स्कॉटिश जूनियर, नोट कर लीजिएगा, स्कॉटिश जूनियर ओपन, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश, ये लड़कियों का जो है अंडर 19 की प्रतियोगिता हुई थी। 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश की अंडर 19 प्रतियोगिता हुई थी। और ये जो अंडर 19 की प्रतियोगिता थी, इसको जीता था भारत की एक बच्ची ने जिसका नाम है अनाहत सिंह। तो याद रखिएगा, इसको किसने जीता? अंडर 19,
अनाहत सिंह ने जीता। और अनाहत सिंह की जब हम बात करते हैं, वर्तमान में ये स्क्वैश में वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, ये भी याद रखने की जरूरत, सॉरी नेशनल चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन भी हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, खेल घटनाक्रमों में हम आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बारी शतरंज की। 2023 में ये भी प्रतियोगिता हुई थी, इसका नाम था 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, शतरंज कई प्रकार का होता है। ठीक है, शतरंज चैंपियनशिप, क्या बात हो रही है, 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है। और ये जो प्रतियोगिता थी, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका आयोजन हुआ समरकंद में। कहाँ पे हुआ? समरकंद। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। समरकंद उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये प्रतियोगिता हुई। और ये जो ब्लिट्ज शतरंज होता है, ये है क्या? इसमें आपको जो शतरंज का गेम है वो मात्र 3 मिनट में समाप्त करना होता है। 3 मिनट में पूरा गेम समाप्त होता है। और इस प्रतियोगिता को पुरुषों में जीता था मैग्नस कार्लसन ने, याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता था। मैग्नस कार्लसन पूर्व में वर्ल्ड चैंपियन थे शतरंज के, लेकिन अब ये नहीं है। दूसरा, महिलाओं में जिसने जीता, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है वैलेंटीना गुनीना। वैलेंटीना गुनीना, और ये रसिया की खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में वैलेंटीना गुनीना ने जीता और पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने जीता। किस प्रतियोगिता की बात हो रही है? ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसी के साथ साथ एक रैपिड चैंपियनशिप भी हुआ था, शतरंज का एक रैपिड चैंपियनशिप हुआ था, जहाँ पे 15 मिनट मिलते हैं, और इसको भी जीता था मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने इसको भी जीता था, ये भी याद रखना है। लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में जब हम बात करते हैं तो इनका नाम है अनास्तेसिया बोर्ड नरक। अनास्तेसिया बोर्ड नरक इनका नाम है। इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता, ये भी रसिया की हैं। पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन, और यहीं पे भारत की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। उन्होंने सिल्वर मेडल जो है यहाँ पे प्राप्त किया था। किसमें? रैपिड 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में जो है अनास्तेसिया बोर्ड नरुक नामक खिलाड़ी ने महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने और कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो खेल घटनाक्रम से संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। अभी एक फैक्ट खेल से जुड़ा हुआ और है, इसको भी याद रख लीजिएगा। एक पहलवान थे, इनका नाम था पहलवान खासाबा दादा साहेब जाधव। क्या नाम था? पहलवान खासाबा दादा साहेब जाधव। और ये पहलवान संबंधित कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र से संबंधित। इनकी जयंती मनाई जाती है 15 जनवरी को, और महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया कि इनकी जयंती के अवसर पर हम राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। इनकी जयंती को हम राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो महाराष्ट्र अपना खेल दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी को। क्यों? पहलवान खासाबा दादा साहेब जाधव की आप कह सकते हैं जयंती पर ये मनाता है। ये थे कौन कि इतना महत्वपूर्ण है कि राज्य खेल दिवस इनके जयंती की तिथि पर रखा गया? तो महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता था। और कब? 1952 में फिनलैंड में ये प्रतियोगिता ओलंपिक हुई थी, और फिनलैंड में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो बहुत ही महान पहलवान रहे हैं, तो इनका नाम याद होना चाहिए और किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ अन्य चैनलों पर इतनी डिटेल में जानकारी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आप सब के लिए मैं करंट अफेयर्स पे 2 घंटे 3 घंटे दे के फिर आपके लिए 20 से 30 मिनट की वीडियो निकालता हूँ, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की। भारतीय प्रधानमंत्री पूर्व में अयोध्या दौरे पर थे, अयोध्या आए हुए थे।
ठीक है। और अयोध्या की जब बात करते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी है और ये सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे पड़ता है लता मंगेशकर चौक। क्या पड़ता है? लता मंगेशकर चौक, याद रखिएगा। लता मंगेशकर चौक यहाँ पे पड़ता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि लता मंगेशकर चौक जो बनाया गया है, यहाँ पे लता जी की बीड़ा जो है उसको भी बनाया गया है। बीड़ा का डिजाइन किसने किया? तो नाम आता है राम वनजी सुतार। इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, ठीक है। कहाँ सुना है, यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक नाम और आता है कि ये जो चौक है, ये लता मंगेशकर जो चौक है, इस चौक को डिज़ाइन किसने किया? तो यहाँ पे एक नाम आता है और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम है रंजन मोहंती। क्या नाम आता है? रंजन मोहंती ने चौक का डिज़ाइन किया और बीड़ा का डिज़ाइन किया था राम बनजी सुतार ने। तो ये दोनों लोग क्या हैं? ये दोनों लोग हैं वास्तुकार, ठीक है। और आपको बता दें कि फरवरी 2022 में जो है लता जी की मौत हुई थी, लता जी की मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या गए थे तो ये गए थे मीरा माझी के घर। किसके घर गए? ये मीरा माझी के घर गए। मीरा माझी कौन है? तो आपको बता दें, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं जो लाभार्थी थी वो थी मीरा माझी, और ये अयोध्या से ही संबंधित हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके घर पर भी विजिट किया था। किस योजना की लाभार्थी हैं? उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। उज्ज्वला योजना कौन चलाता है? तो आप बताएंगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाती है। मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था और अब इस योजना को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब योजना समाप्त कब होगी? ये योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त होगी और इसका टारगेट है 75 लाख महिलाओं को कवर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट। क्योंकि प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं और अभी ब्रिक्स में 6 सदस्यों को इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था सदस्यता देने के लिए, जिनमें से एक देश है जिसने इसकी सदस्यता से इनकार कर दिया, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया गया था लेकिन अर्जेंटीना ने इस सदस्यता को जो है स्वीकार नहीं किया। किन्होंने स्वीकार किया? तो वो थे इथियोपिया। इथियोपिया ने स्वीकार किया, ठीक है। मिस्र ने स्वीकार किया, ठीक है। यूएई ने स्वीकार किया, सऊदी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ ईरान ने भी इसकी सदस्यता को स्वीकार किया है। तो किसने नहीं किया यही पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना ने इसको स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट भी प्रधानमंत्री से ही जुड़ा है और ये बहुत करंट के मुद्दे पर आप कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसको। आप जानते हैं कि शेख हसीना पूर्व में भी भारत आई थी, अभी ये विवाद के चलते आई हैं लेकिन पूर्व में भी ये भारत आई थी। और जब पूर्व में भारत आई थी तो कई समझौते हुए थे और शेख हसीना आप जानते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अभी तक 2 दिन पहले तक ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है टका, ये आपको याद रखना है। और इनका एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मातरबारी बंदरगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातरबारी जो बंदरगाह है इनका, ये पड़ता है कॉक्स बाज़ार में। कॉक्स बाज़ार वही जहाँ पर रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो मातरबारी बंदरगाह जो है इसको विकसित करने के लिए जीका ने, जापान की एक कंपनी है जो वित्त उपलब्ध कराती है, उसने यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट इसके लिए दिया है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मातरबारी बंदरगाह कहाँ से संबंधित है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश से, क्योंकि इन दिनों बांग्लादेश चर्चा में है तो आपसे पूछा जा सकता है। और बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो जो है हिंदू और मुस्लिम से जुड़ी हुई शेयर की जा रही हैं, ठीक है। हम उस पर नहीं जाएंगे, उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक हम बता देते हैं आपको। आप जानते हैं एक ईदगाह है जिसको बोलते हैं शाही ईदगाह मस्जिद। क्या नाम है? शाही ईदगाह मस्जिद। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है, तो शाही ईदगाह मस्जिद ये मथुरा से संबंधित है और इसका जो परिसर है वो कृष्ण जन्मभूमि परिसर से लगता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय के आधार पे अब यहाँ पर भी सर्वे हो रहा है, जैसा कि बनारस में हुआ था। वाराणसी में कौन सी मस्जिद थी जिसमें सर्वे चल रहा था? ज्ञानवापी।
उसी तरह का सर्वे अब शाही ईदगाह मस्जिद में भी चलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका आ जाता है वित्त आयोग से संबंधित। कहाँ से संबंधित? वित्त आयोग से संबंधित। आप जानते हैं 16वां वित्त आयोग ये इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि आप में से कोई बताएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसके सेक्रेटरी की यदि हम बात करें तो ऋत्विक, इनका नाम याद रखिएगा, ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है, ये इसके सेक्रेटरी हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बता दें कि हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन होता है, और वित्त आयोग का काम ये होता है कि केंद्र को जो राजस्व वसूली हुई है, केंद्र को जो कर मिला है, उसमें राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, ये काम वित्त आयोग का होता है। वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है। 15वां जो वित्त आयोग था उसने जो अनुशंसा की थी, उसने कहा था कि केंद्र में जो भी कर मिलता है केंद्र सरकार को, उसका 41% हिस्सा जो है वो राज्यों को जाना चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग ने कहा था, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और यहीं पे बता दें, जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो एक राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो एक पेंशन स्कीम चलाता है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के लिए। तो अभी तक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाती थी उनको ही पेंशन मिलती थी, शुरू होती थी। लेकिन अब झारखंड सरकार ने इसको 50 साल, न्यूनतम 50 साल कर दिया है कि यदि आप 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं तो आपको 1000 रुपये महीने पेंशन झारखंड राज्य सरकार देगी, यदि आप SC/ST समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ज़ोंबी डियर डिजीज से संबंधित। ज़ोंबी डियर डिजीज से संबंधित। ज़ोंबी डियर डिजीज क्या है? एक प्रकार का रोग है, हिरणों में देखा गया। कहाँ पे? USA में देखा गया। USA में 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, एक है एजोमेती नेशनल पार्क और एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो एजोमेती और येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो हिरन थे वहाँ पे ये रोग देखा गया। तो ज़ोंबी डियर डिजीज की बात करें तो आप बताएंगे कि इसका संबंध है अमेरिका से, एक क्रोनिक डिजीज है। आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। अगला आप कह लीजिए या आज का सबसे लास्ट फैक्ट, इसके बाद आपको प्रतिक्रिया देनी है और फिर कल से कम 50 मिनट का सेशन ये होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल भी हम यहीं पे कवर करेंगे, बिहार राज्य का करंट अफेयर्स, डेली घटनाक्रम यहीं कवर करेंगे और ईयरली रिवीजन भी यहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, अगला आता है संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। क्या बात होती है? संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल, संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की बात हो रही है। आपको बता दें ये सैनिक स्कूल संबंधित है वृंदावन से। कहाँ से संबंधित है? वृंदावन से। ये नया स्कूल स्थापित किया जा रहा है, संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में। और ये सिर्फ बालिकाओं के लिए 100% सिर्फ यहाँ पे बालिकाएं जो हैं इस स्कूल में पढ़ सकती हैं, और 100% बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल ये आपका है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सैनिक स्कूल में इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप कह सकते हैं मेल कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलता था, फीमेल्स के लिए नहीं था, लड़कियों के लिए नहीं था। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि पहला सैनिक स्कूल जहाँ पे लड़कियों को मौका दिया गया पढ़ने का, मतलब लड़कियों को भी अवसर उपलब्ध कराया गया, तो वो था, इसका नाम याद रखिएगा, चिंगचिपी। चिंगचिप ये कहाँ पे है? ये है मिजोरम में। तो चिंगचिप जो सैनिक स्कूल है मिजोरम का, ये पहला सैनिक स्कूल था जहाँ पे पहली बार लड़कियों को सैनिक स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिली थी। और अब लड़कियों के लिए अलग से एक सैनिक स्कूल खोला जा चुका है जिसका नाम है संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। 100% इसमें बच्चियाँ होंगी। ये कहाँ पे खुला है? वृंदावन मथुरा में खुला है। तो आज का ये शॉर्ट सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कल से हम बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकें। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्रतिक्रिया अपनी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।